नमस्कार, मैं देवा विश्वेश आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्लेटफॉर्म रे जागृत पे। यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी तमाम विषयों पे बात करते हैं। हमारा मार्गदर्शन करते हैं महाशय जयवीर सिंह जी। आज का जो विषय है ना, वो कुछ ऐसा है कि हम सारे लोग उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ये है एस्ट्रोलॉजी। तो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं यहाँ पे, और आज इस एस्ट्रोलॉजी विषय पे हमारा मार्गदर्शन करेंगे, इस पे प्रकाश डालेंगे महाशय जयवीर सिंह जी। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रे जागृत में। धन्यवाद देवा। सर, आपको मैंने कल कॉल किया था तो मुझे उस विषय पे आपसे बात करनी थी। फिर मुझे लगा कि ये ऐसा टॉपिक है, इस पे कैसे बात की जाए तो मैं खुद बहुत बहुत कंफ्यूज था। इवन ये एस्ट्रोलॉजी जो विषय है सर, ये इतना पुराना है और इस पे लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बना डाली हैं, इतनी इसमें मिथ्स बना दिए हैं। मैं खुद बहुत बहुत इवन मुझे था कि क्या इस पे मैं कैसे सवाल रखूं, क्या रखूं। सर, ये एक्चुअली एक ऐसा विषय है जिस पे लोग कंफ्यूज हैं। सर, पहला सबसे बड़ा सिंपल सवाल, ये है क्या एस्ट्रोलॉजी? किस चिड़िया का नाम है? देखो, पता क्या होता है, जितना विषय पुराना होगा ना देवा, उसमें कुरीति, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी ही ज़्यादा घुस जाएंगी। तो एस्ट्रोलॉजी के साथ यही हुआ। एस्ट्रोलॉजी इज मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट। करेक्ट। मैं जैसा कि आपसे वादा किया हुआ है कि बहुत सिंपल रखूंगा चीज़ों को, तो मैं बहुत स्ट्रेट टिपिकल एस्ट्रोलॉजी पे नहीं जाऊंगा। मैं बाहर से बताता हूँ। पूरी सृष्टि पदार्थ और ऊर्जा के निर्माण मिलने से बनी है, ठीक है? ये मानते हैं आप? करेक्ट। आप भी पदार्थ हैं और ऊर्जा हैं। जी सर। ये कप है, इसमें पदार्थ है, एक ऊर्जा है। हर चीज़ पदार्थ और ऊर्जा से बनी है। एस्ट्रोलॉजी भी उसी पदार्थ और ऊर्जा के गणित का नाम है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन एक पूरे तंत्र से चल रहा है, और आपके पास जो फाइनल वेव्स आपके मोबाइल को टच कर रही हैं, जिसकी वजह से आप पे कॉल आ रहा है, इंटरनेट चल रहा है, मैसेज आ रहा है, वो वेव्स आप देख नहीं सकते। ऐसे ही हमारे जो ये 9 ग्रह और 3 एक्सटेंडेड ग्रह हैं, टोटल 12 ग्रह हैं, तो 9 पे ही हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, 3 बहुत माइनरली कैलकुलेट होते हैं। तो ये जो 9 ग्रह हैं, बेसिकली इनसे जो आने वाली तरंगे हैं, इनसे जो आने वाली वेवलेंथ्स हैं, वो आपके शरीर को बिल्कुल मोबाइल की तरह ही हैम्पर करती हैं। आपके मोबाइल की तरह ही, जैसे मोबाइल को आपकी वो किरणें ऑपरेट करती हैं, ऐसे ये किरणें आपको ऑपरेट करती हैं। इसी के ज्ञान को, इसी की समझ को, इसी की पढ़ाई को, इसी की स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। बहुत जीवंत उदाहरण से समझाऊं, आप पानी लें और बाहर धूप में रख दें, तो थोड़ी देर बाद सूर्य के प्रकाश उसके ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा? उसका तापमान चेंज हो जाएगा, पानी का कुछ गर्म हो जाएगा और गर्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो पानी गर्म हो रहा है, वो सूर्य के प्रभाव की वजह से हो रहा है। अब चूंकि सूर्य को आप आंखों से देख सकते हो, निकलते हुए देख सकते हो, छुपते हुए देख सकते हो, तो उसके आने वाले प्रभाव को भी आप देख सकते हो। आप अपने शरीर पे भी सूर्य के प्रभाव को बड़ी आसानी से रीड कर सकते हो कि ज़्यादा देर धूप में रहता हूँ तो पसीना बहने लगता है। क्यों बहने लगता है? क्योंकि मेरे अंदर का जो वाटर कंटेंट है बॉडी के अंदर, वो बॉइलिंग स्टेज में आने लगता है, वो गर्म होने लगता है। गर्म होने के बाद वो भाप में बदलने की कोशिश करता है, तो वो हमारे पॉर्स से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सिंपल साइंस। ऐसे बाकी के जो 9 ग्रह हैं, उनसे जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, वो भी आपके शरीर पे ऐसे ही प्रभाव डालती हैं जैसे सूर्य प्रभाव डालता है। बट अब आपको हर कोई इस बात पे इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि वो उस बात को जानता नहीं। तो बहुत लोग बोलते हैं मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता। अब मैं उनको ये कहता हूँ, मानने से पहले आप एक बार जानें, तब निर्धारित करें कि मैं नहीं मानता। जब जिस चीज़ को आप जानते ही नहीं, आप तो कल ये भी मानने से मना कर दोगे कि मुझे तो मोबाइल में आने वाली वेव्स दिखती नहीं, तो मैं मानता ही नहीं कि मोबाइल में कहीं से नेटवर्क भी आ रहा है, ये तो मोबाइल के अंदर ही बन रहा है कहीं नेटवर्क। तो मान लो आप बहस हो, बिना मतलब अज्ञानी से लड़ो तो बात अलग है। अदरवाइज बिल्कुल ऐसे ही हमारे जीवन में सारे प्लैनेट्स की ऊर्जाएं प्रभाव डालती हैं, और वही प्रभाव है जो हम महसूस करते हैं। जो जानकार हैं वो जान के महसूस करते हैं, जो जानकार नहीं हैं उन पे पड़ता है पर वो महसूस नहीं करते हैं। वो उसको कभी किस्मत का, कभी कर्म का, कभी इसका, कभी उसका नाम दे देते हैं और उस प्रभाव को नहीं समझ पाते। ये एक तरीके से कंप्लीट साइंस है। देखो, साइंस इसलिए कहूँगा क्योंकि जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी लग गया, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, है ना,
करेक्ट है। जहाँ लॉजी लग गया मीन्स दिस नॉलेज इज बीइंग क्रिएटेड बाय लॉजिक्स। ये ज्ञान लॉजिक्स के द्वारा बना है, उसी को हम लॉजी कहते हैं। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, क्योंकि ये भी लॉजी से ही बने हैं, लॉजिक से ही बने हैं। अब ये लॉजिक शुरू हुआ है 5000 साल पहले से, या उससे भी ज़्यादा रहा हो, क्योंकि समय की गणना करना बड़ा कठिन है। क्योंकि आज जिस समय को आप जानते हो ये तो अभी 2000 साल पहले खोजा गया है। उससे पहले वैदिक समय था। वैदिक समय प्लेनेटरी पोजीशन से चलता था। आज भी आप किसी बहुत प्राचीनतम व्यक्ति की जन्म कुंडली आज के समय से निकाल लो, उसको आप अगर प्लेनेटरी सॉफ्टवेयर में डाल के देखोगे तो आपको उस समय कौन सा ग्रह कहाँ था, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में था, किस राशि में था, ये आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो बेसिकली समय गणना वैदिक काल से चली आ रही है, आदि अनादि काल से चली आ रही है। तो ये समय गणना का ही एक तरीका है। तो ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये उस गणना के आधार पे ही हमने ग्रहों की ऊर्जाओं और उनसे उठने वाली वेव्स को समझा है। और जैसा मैंने बताया आपको कि तत्व जो है वो एक ही समय पे बना था जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद ये बस तत्व फैलता जा रहा है। साइंस हो या ध्यान हो, हम कुछ जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम खाली उसको खोज रहे हैं। साइंस भी बेसिकली कुछ बना नहीं रहा है, पदार्थ को खोज रहा है, ऊर्जा को खोज रहा है, फिर उसको आपस में मिला के एक नया रूप दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ नया बना दे रहा है जो ब्रह्मांड में इससे पहले उपस्थित नहीं था, डिफरेंट फॉर्म में था। उन्होंने एक फॉर्म पदार्थ की उठाई, एक फॉर्म एनर्जी की उठाई, और आपका मोबाइल बना दिया, आपका टीवी बना दिया, आपका कैमरा बना दिया, आपकी लाइटें बना दी। तो बेसिकली पदार्थ और ऊर्जा को सही अनुपात में एक तांत्रिक विधि से मिला के हम कुछ भी नई चीज़ बना देते हैं। उसी में हम एस्ट्रोलॉजी में ये समझते हैं कि जो पदार्थ ऊपर से एक साथ बना, जहाँ बड़ी फॉर्म में कलेक्टेड था वहाँ बृहस्पति बन गया, और बड़ी फॉर्म में था सूर्य बन गया, और बड़ी फॉर्म में था मंगल बन गया, बुध बन गया। वही पदार्थ फिर जो छोटे छोटे रूप में था और छोटे छोटे रूप में बनता चला गया। जैसे आज हम उधर आपकी बात करें, अपनी बात करें, किसी भी व्यक्ति की बात करें, वो भी तो इस ब्रह्मांड का हिस्सा ही है। वो करोड़ों अरबों साल किसी ना किसी रूप में तो रहा ही होगा, जो आज प्रत्यक्ष रूप में आके बैठ गया, फिर करोड़ों अरबों साल किसी ना किसी रूप में रहेगा, फिर किसी और प्रत्यक्ष रूप में चला जाएगा। क्योंकि ऊर्जा, गीता में भी कहा है कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम रहती पावक, न चिकलित जनतापो नैनम शोष्य मारत। क्योंकि आपकी जो आत्मा है, जिसको आपका मूल ऊर्जा रूप में कहूँगा, वो तो अमर है, वो तो कभी नष्ट नहीं होती, वो अपने अपने रूप बदलती है। ऐसे ही हमारे अंदर जितने भी प्लैनेट्स हवा में आप, आकाश में आप, अंतरिक्ष में आप देख रहे हैं, उनसे जो उत्पन्न ऊर्जाएं हैं वो बेसिकली, यहाँ पे मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट दैट प्लैनेट विच इज इन अंतरिक्ष। जो हमारे ब्रह्मांड में प्लैनेट है, एस्ट्रोलॉजी उस प्लैनेट के बारे में नहीं है। एस्ट्रोलॉजी उस प्लैनेट के बारे में है जो प्लैनेट आपके अंदर है। आपके ब्रह्मांड में जो बृहस्पति कहाँ है, आपके ब्रह्मांड में शनि कहाँ है और कितना है। जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो बेसिकली कुंडली क्या होती है? कुंडली इज द स्क्रीनशॉट ऑफ ब्रह्मांड। इस यूनिवर्स का वो स्क्रीनशॉट है जिस समय आपने जन्म लिया। तो उस समय कौन सा प्लैनेट किस एंगल पे था, कितनी डिग्री पे था उस जगह से जहां आपने जन्म लिया, तो वो किस क्वांटिटी में, किस रेशो में आपके ऊपर उस प्लैनेटरी वेव आ रही होगी, उसने आपका मूलतः, आपका जो मूल रूप है वो निर्माण कर दिया। तो हम अगर गहरे में पढ़ेंगे इसको, तो आपकी जो पूरी की पूरी बायोलॉजी है, इवन आप मेल होंगे, फीमेल होंगे, आपकी नाक कैसी होगी, मुंह कैसा होगा, ये सारा उस समय की ऊर्जाओं के बाद निर्धारित होता है जब आप गर्भ में होते हो। इसमें आपके प्रारब्ध का भी रोल है। तो प्रारब्ध के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कुछ प्लैनेट्स होते हैं, वो भी आपकी कुंडली में होते हैं कि आपका प्रारब्ध क्या था। अगर थोड़ा ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर हो, मेरा मतलब है कि एस्ट्रोलॉजर की खुद की प्लैनेटरी पोजीशन एस्ट्रोलॉजर बनने की हो, आपको ये भी समझना पड़ेगा। हर एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर नहीं होता है। यहाँ पे मुद्दा सही व्यक्ति होने का है। जैसे डॉक्टर सब हैं, बट सही इलाज कोई कोई कर पाता है। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर बहुत होते हैं, बट
उसकी कितनी अच्छी स्टडी है, कितनी अच्छी पकड़ है इस पूरे भ्रष्ट ज्ञान पे, इस नॉलेज पे, वो उतना अच्छा आपको रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे वो जो प्लेनेट है जो आपके अंदर है वो उस समय निर्धारित हो गया था जब आपका जन्म हुआ था। फिर चूंकि प्लेनेट, आज कौन सा प्लेनेट ने अपनी गति बंद कर दी, आज भी घूम रहे हैं। आज आप भी घूम रहे हो, पहले आप कहीं बरेली रहते थे या दिल्ली रहते थे, अब आप बम्बई रहते हो, तो आपकी भी ज्योग्राफिकल पोजीशन बदल रही है। तो इसको हम बोलते हैं इस समय गोचर कुंडली आपकी। तो इसमें 12 कुंडली होती हैं, 12 खानों की भी 12 कुंडली होती हैं, 12 खाने हैं, 12 राशि हैं, 12 प्लेनेट हैं, और उनके नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं। इन सब का एक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और एक नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर मटेरियल जब हो जाती है तो आप जाके कुछ प्रिडिक्ट कर पाते हो। वैसे तो ये एस्ट्रोलॉजी जो बहुत पहले अगर खोजी गई थी तो वो प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए खोजी गई थी, लेकिन धीरे 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 इस पे बहुत ज़्यादा पकड़ होती रही। हमारे ऋषि थे पराशर, उनके बाद भृगु के बाद आपके जैमिनी के बाद लाल किताब आई, लाल किताब के बाद अभी केपी पद्धति आई है, कृष्ण पद्धति, केपी पद्धति बोलते हैं उसको। तो उसमें भी वो भी एस्ट्रोलॉजी, ये एक इवेल्यूटरी साइंस है और आज भी इवेल्यूएट हो रही है, आज भी लोग खोज रहे हैं। जैसे एक बहुत मिस्टीरियस प्लैनेट है केतु, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये वीडियो देखेगा तो मैं उनको आज भी पूछता हूँ कि क्या आप नहीं मानते कि एस्ट्रोलॉजी में केतु अभी तक समझा ही नहीं गया है। केतु पे आज भी रिसर्च चल रहा है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर आज भी केतु को नहीं समझ पा रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, मैं बोलता हूँ कि एक वेग नॉलेज अबाउट द इंटायर सिस्टम है, उसको बहुत ज़्यादा सटीक भी नहीं कह सकते आप, लेकिन हाँ बहुत हद तक वो आपको समझती है और आप उसको समझें तो। अच्छा सर, ये तो हो गई बड़े बड़े ज्ञान की बात है ना, कि जो कि मतलब जिस पे रिसर्च करेगा आदमी। मैं उस आम आदमी की बात करना चाहता हूँ जो बेचारा 4 बच्चों का बाप है, जिसकी तनख्वाह 40,000 30,000 है, EMI भरनी है, उसको कार की EMI भी भरनी है, अपने बच्चों को भी एडमिट कराना है ना। अब उसके साथ क्या होता है, वो इतनी सारी चीज़ें सर देखता है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। वो क्या करता है, उसको कोई बता रहा है कि भाई आंख मूंद लेना, सांस ऊपर कर लेना, नाक टेढ़ी कर लेना और इसी रास्ते से बायां पैर रखना, पार करना घर की दहलीज, तभी सारे काम होंगे। गाय की पूंछ पकड़ लेना तब काम होगा, बरगद का पेड़ तोड़ लेना तब काम होगा, उसके पीछे पीछे घूम जाना तब काम होगा, कुत्ते का पूंछ पकड़ लेना तब काम, काला कुत्ता होना चाहिए तब काम होगा, नहीं व्हाइट कुत्ता होना चाहिए तब काम होगा, उसको घी खिला दो, उसको रोटी खिला दो। मतलब इन सब के बाद बेचारा वो सोचता है करूँ मैं, करूँ तो करूँ क्या, इसका क्या उपाय है सर, क्या ये सब काम करते हैं? देखो मैं बताता हूँ देवा, उपायों का एक अलग ही उपाय है। बेसिकली उपाय को गहरे में समझाता हूँ आपको, थोड़ा लंबा हो जाएगा पर मैं समझाता हूँ आपको। आपके अंदर सूर्य तत्व है, आपके अंदर बृहस्पति तत्व है, आप ही के अंदर बुध तत्व है, आपके अंदर शनि तत्व है। सारे तत्व 9 के 9 तत्व जो 9 के 9 प्लैनेट हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें आगे ड्राइव होती है। जैसा एक प्लैनेट पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, सूर्य है। सूर्य आपके अंदर ईगो, अहंकार, ये नेगेटिव कंपोनेंट बता रहा हूँ, ईगो, अहंकार, मैं ही सही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइड देता है नेगेटिव कंटेंट में। पॉजिटिव कंटेंट में आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा, क्रिएटिविटी, आपके पिता, ये सारी चीज़ें सूर्य से देखी जाती हैं। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि जी आपके अंदर जो है वो सूर्य आपका डेबिलिटेटेड है, यानी कि आपका सूर्य खराब पोजीशन में है, या गोचर में कहीं वो केतु के या राहु के चपेट में आ गया है, ग्रहण अवस्था में, कुछ भी बहुत सारी चीज़ होती है। तो आपको बोल दिया जी आप सूर्य नमस्कार करो या सूर्य पर जल चढ़ाओ। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजर कह क्या रहा है, एस्ट्रोलॉजर आपको सूर्य पर जल चढ़ाने के लिए इसलिए कह रहा है कि आप कम से कम दिन में एक बार ध्यान जरूर करें इस बात का कि आपके अंदर थोड़ा अहंकार बढ़ रहा है। जितनी बार आप सूर्य पर जल चढ़ाएंगे तो आप आंतरिक रूप से जो आपके अंदर सूर्य है, बाहर वाले सूर्य पर आपका जल नहीं पहुंच रहा है ना, उसको कुछ पड़ी है तुम्हारे जल की, वो आराम से बढ़िया अपना रोशनी दे रहे हैं, तुम्हारे जल से वहां कोई ठंडक नहीं पहुंच रही है, बट तुम्हारे अंदर वो रिमाइंडर लगा हुआ है कि यार गुरुजी ने बोला था या एस्ट्रोलॉजर साहब ने बोला था कि सूर्य पे जल क्यों चढ़ाना है, मेरे अंदर का ईगो शांत हो, मेरे अंदर का जो क्रोध है वो शांत हो, या मेरे अंदर का जो एक बहुत ज़्यादा मैं तटस्थता हो गया हूं कि मैं अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनता हूं, हम्बलनेस आपके अंदर आए। आपको एक काम पे लगाया गया है जिससे कि आपके अंदर के सूर्य तत्व को ये बार बार मैसेज जाए
कि ये चीज़ों पे कंट्रोल करना है। तो ऐसे ही उपाय होते हैं, केतु का उपाय दे दिया कुत्ते को रोटी खिला दो, या आपको सूर्य का उपाय दे दिया और शुक्र का उपाय दे दिया कि आप भाई ये इस तरीके के कपड़े पहनो, इत्र लगाओ, ये करो, जस्ट टू मेक यू रिमाइंडेड दिस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट प्लैनेट जो आपको हैम्पर कर रहा है, उसके जो गुण हैं, उसकी जो एनर्जी है, वो आपको रिमाइंड करते रहो, जिससे कि उस पर आप ही नियंत्रण करोगे। कोई ग्रह आपके लिए कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि वो सूर्य, आपके अंदर के सूर्य की बात हो रही है, आपके अंदर के बृहस्पति की बात हो रही है, आप ही के अंदर के हर सारे प्लैनेट्स आपके अंदर ही की बात हो रही है। आपको वो रिमाइंडर के तौर पे दिए जाते हैं उपचार। अब आप अगर इतने विशिष्ट हैं, इतने ध्यानस्थ हैं, इतने आप मजबूत हैं अंदर से, तो आप मत करो उपाय, आप मन में ही सोच लो कि यार मुझे अपने ईगो पे कंट्रोल करना है, बिकॉज इस समय मेरा सूर्य तत्व बढ़ा हुआ है, तो मैं अपने सूर्य तत्व को किस तरीके से कंट्रोल करूंगा कि कल कोई दो बातें बोल भी दे, मुझे सुननी है, क्योंकि मेरे अंदर नैसर्गिक आएगा वो गुस्सा, वो आत्मविश्वास की वजह से मैं, या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं खराब करूंगा, तो मैं ऐसे ही समझ गया, तो नहीं है मुझे जल चढ़ाने की जरूरत सूर्य में। राइट। बट वो साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म वाला चक्कर पड़ जाता है कि भाई साकार को पूजोगे तभी निराकार तक जाओगे, तो इसलिए तुम जल ही चढ़ा लो। तो आसान तरीके से पकड़ा दिया जाता है ये चीजें, बस इतना है उपाय। अच्छा सर, इसके फिर से मैं वहीं आता हूँ, है ना, कि क्या इन तमाम उपायों पे, क्योंकि आदमी तो परेशान हो गया बेचारा, उसको तो लगा भी क्या ही कर ले वो, क्योंकि अब सैकड़ों उपाय हो गए हैं। अच्छा, आम आदमी जो बहुत ही बेचारा परेशान है, एकदम ही फट गया है वो है ना, तो वो क्या सिंपल से चीज कर ले जो उसकी जिंदगी का हिस्सा हो, मतलब ये सब ना करके ये सारी इतनी सारी चीजें, परेशान होके बेचारा, देखो तो क्या सिंपल से कुछ चीजें कर ले अपने जीवन। बहुत साधारण तरीके से आपके दर्शकों को भी बताते हुए मैं बताता हूँ कि बहुत तामझाम है, ना फंसो उसमें मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसे समुद्र में कूदो ही मत जिसके आप छोर ना लग सको। करेक्ट। हम कूदे हैं, हम अपना दुख जानते हैं। बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि उस समुद्र में कूदो, परम ज्ञानी बनो। मैं आपको परम ज्ञान के 3 तत्व बताता हूँ। 3 ईश्वर हैं, 3 ही ऊर्जाएं हैं, और 3 ही समझ हैं इस दुनिया में। ये बड़ी प्यारी सी बात है, जो मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है, मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि मैं ये ज्ञान बस आपके कहने पे ये शुरू किया है कि अपनी तरफ से कह देते हैं, किसी की समझ में आए भला, नहीं तो भाई जो महादेव की इच्छा। आपकी आत्मा आपका ब्रह्मा है, आपका शरीर आपका विष्णु है, और जितने काल तक आप इस शरीर में जीवित रहेंगे वो आपका काल, आपका महाकाल महाशिव है। यही आपके 3 ईश्वर हैं। आत्मा बन चुकी है, जो ब्रह्मा का काम था। अब आत्मा का काम कुछ नहीं है सिवाय उसको शांत और शुद्ध रखने के। जैसे हमने ब्रह्मा जी को कैसे रखा है, उन्होंने, ब्रह्मा जी ने बना दिया 4 मुख के ब्रह्मा, 5वां मुख उनका शिव ने काट दिया था। वो कटा हुआ मुख क्या है, इस पर अलग से आप एपिसोड बना लेना जी, बता दूंगा आपको। तो ब्रह्मा का काम हो गया। विष्णु का काम है पालन पोषण, खाना पीना, जॉब नौकरी, परिवार, लक्ष्मी, ये सारे काम विष्णु जी के हैं। आपके शरीर के यही काम है। काल वो वक्त समय है जिस समय के लिए आप यहाँ हैं। ये आपके 3 देवता हैं। तीनों में से आत्मा के लिए आप क्या कर सकते हो, शुद्धि रखो, शांत रखो, क्योंकि आपकी मूल व्यवस्था जो है वो आत्मा ही है। आत्मा ही आपका परम सत्य है। और आपको गहरे में अगर बहुत देखते भी होगे, आदमी मेहनत क्यों करता है, शांति के लिए। एक दिन बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, शांति से बैठूंगा। एक दिन बहुत बड़ी पावर होगी, शांति से बैठूंगा। एक दिन बेटी की शादी हो जाएगी, शांति से बैठूंगा। एक दिन रिटायर हो जाऊंगा, शांति से बैठूंगा। एक दिन ये कर दूंगा, शांति से बैठूंगा। यानी कि एक्चुअली तो तुम शांति से बैठना चाहते हो, बाकी सब जो तुम कर रहे हो वो शांति से बैठने के लिए कर रहे हो। और शांति से बैठने के लिए मैं आपको, हर इंसान को 3 बातें बताता हूँ। पहला है स्वीकार कर लो। ये स्वीकार कर लो कि आप जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अब तक जो भी हुआ है वो आपके करने से नहीं हुआ है, क्योंकि आप तो पता नहीं क्या करना चाहते थे। आप तो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, अमेरिका के भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, आप मतलब राष्ट्रपति बनना चाहते थे। आप तो पता नहीं बिल गेट्स, टाटा, अंबानी को नौकरी पर रखना चाहते थे। आप तो चाहते ही क्या क्या थे। इच्छा वाले एपिसोड में हमने बात भी की है। तो आपके हिस्से आया क्या, कुछ नहीं। वही नौकरी 40,000 की, या वही अपने काम जो चल रहे हैं, या जो भी आया हो, बट कम से कम वो तो ना आया ना जो आप सोच रहे थे। तो वैसे भी
आपने तो किया नहीं है, क्योंकि आप तो ये अपने लिए कभी ना चुनते, वरना परेशान क्यों हो? करेक्ट। अगर आप ही ने ये खुद अपने लिए चुना है, फिर परेशान क्यों हो? करेक्ट। परेशान हो तो कहीं ना कहीं आप वो कर रहे हो, आपके हिस्से वो आ गया है जो पूरा आपको नहीं चाहिए था। तो स्वीकार्यता जो है, तो स्वीकार्यता जो है वो पहला सूत्र है। स्वीकार कर लो जो है वो सही है, क्योंकि मेरे करे कुछ हुआ नहीं है, तो जो ईश्वर के किए हुआ है मैं इसको स्वीकार करता हूं। जैसे ही स्वीकार कर लोगे तुरंत समाधान निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे स्वीकार कर लिया कि भाई मुझ पे कार नहीं हो सकती, मुझ पे स्कूटर नहीं हो सकता, मुझ पे चार्टर्ड प्लेन नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं। यहां पे मैं अकर्मण्यता की बात नहीं कर रहा हूं, बट कम से कम उस फालतू की भागदौड़ और अपने आत्मा के पतन से तो बचो। क्योंकि आपका, मैंने क्या बताया, मूल कारण, मूल सूत्र, मूल जीवन का अर्थ शांति है। शांति, राइट। तो कम से कम मूल जीवन सूत्र की तरफ तो चलोगे जब स्वीकार कर लोगे। पर जैसे ही स्वीकार कर लोगे ना, ऐसे ही तुम्हें रास्ते भी दिखने लगेंगे, तुम्हें समाधान दिखने लगेंगे। तो आपका स्वीकार्यता के बाद समाधान स्वाभाविक है। करेक्ट है सर, करेक्ट है। क्योंकि जब आप रोग को स्वीकार कर लेते हो तो रोग का समाधान भी निकलने लगता है। आप मान लो कि मुझे बुखार है तो दवाई लेने चले जाओगे। आप जब तक दवाई नहीं लोगे, जब तक आप मानोगे नहीं, कहाँ ठीक तो हूँ, आएगा बुखार यार, कुछ भी नहीं है जी, नहीं दवाई लोगे आप। बिल्कुल सही। तो स्वीकार कर लो, आप समाधान खोज लोगे, उसके बाद आपको शांति मिलेगी। करेक्ट। तो ये जो सा है 3, स्वीकार, समाधान और शांति, हर आम आदमी को ये 3 बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। इन्हीं से समाधान और इन्हीं से शांति निकलेगी। सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप अपनी स्थिति में आ जाएंगे। मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि मैं ये बनने के लिए पैदा हुआ हूँ और बस ये मेरी नियति है। उसके बाद आपको ऐसे ऐसे समाधान मिलेंगे कि आप वो बन जाओगे जो आप सोचे भी नहीं थे। लेकिन दिक्कत क्या है, पानी में तैरते हुए जब मन में ये ख्याल हो कि मैं सड़क की रेस का विजेता बन जाऊंगा, तो ना आप पानी में तैर रहे होते, ना आप सड़क पे भाग रहे होते। जी सर। तो जो आप कर रहे होते हो ना, उस समय पूर्णतः उसको करो स्वीकार्यता के साथ। बस ये बहुत सिंप्लीफाइड था सर। आई मीन यही था जो आदमी को मैं डिकोड करना चाह रहा था इसको। और लिटरली आज ये आपने बताया, ये डिकोड हुआ मुझे कि शायद अगर स्वीकार्यता रहे, स्वीकार कर लो आप, तो आप अपनी चीज पे फोकस करोगे, फिर समाधान निकल आएंगे और देन शांति मिल जाएगी। बस वही है। Thank you very much, sir. Thank you very much for making this entire thing very simple. And thank you very much for coming on our platform. तो देखा आपने कि कैसे महाशय जयवीर सिंह जी ने इस पूरे विषय को सारे लोगों के लिए बहुत ही सिंपल बना दिया। फिर भी अगर आपके एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए कुछ गहरे सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनको मेंशन कीजिए। हम आने वाले पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे कि उन सारे गहरे सवालों के जवाब दें। आप हमारे प्लेटफॉर्म को देखते रहिए, रिजागृत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप लविंग अस। थैंक यू वेरी मच।